अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बुक फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी लेक्चर नंबर थर्ड हाफ। आज जो हम इसके बारे में टॉपिक जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो थे विंड एनर्जी, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूल्स, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, mass, energy equation, energy and environment. Next, flow diagram of an energy converter, efficiency, and the last topic is efficiency. The topics we are going to deal with our lecture today are wind energy, nuclear fuels, geothermal energy, energy from biomass, mass energy equation, energy and environment, एंड एफिशिएंसी। अब टर्न बाई टर्न इन टॉपिक्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स के आया न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स according to the topic in nuclear power plants, we get energy as a result of fission, reaction, during fission reaction heavy atoms such as uranium atoms split up into smaller parts, split up into smaller parts releasing a large amount of energy. Nuclear power plants give out a lot of nuclear radiations, and vast amount of heat. A part of this heat
is used to run power plants, while lot of heat goes waste into the environment. Nuclear fuels. Nuclear fuels, in nuclear power plants we get energy as a result of nuclear fission reaction. During fission reaction, heavy atoms such as uranium atoms split up into smaller parts, releasing a large amount of energy. Nuclear power plants give out a lot of nuclear radiations and vast amount of heat. A part of this heat is used to run power plants, while lot of heat goes waste into the environment. कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उनमें जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो हम फिशन रिएक्शन से करवाते हैं। कि फिशन रिएक्शन क्या है? जब हम दो एटम्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में स्प्लिट आउट करवाते हैं। कि जो ही दो एटम जैसे यूरेनियम है, इन दोनों को हम तोड़ेंगे छोटे छोटे एटम्स में, और जो ही इनको छोटे छोटे एटम्स में तोड़ेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे ही एनर्जी की प्रोडक्शन होगी वो एनर्जी हम क्या करेंगे? वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस में होगी। कि आया रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होंगी, और जैसे ही वो रेडिएशंस एमिट होंगी तो उन रेडिएशंस के एमिट होने से हम क्या कहेंगे? कि आया जो ही यहाँ रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही हैं, तो वो हम जो वास्ट अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उस हीट को हम यूज़ करेंगे, वो रन करे पावर प्लांट्स। कि आया जो हीट एनर्जी निकली है वो हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी फर्दर, ताकि हम अपने पावर प्लांट्स को क्या कर सकें? उनको रन करवा सकें। कि यानी हम न्यूक्लियर फ्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं? हम न्यूक्लियर फ्यूल्स को इस लिहाज से यूज़ करते हैं कि हम उनको रिएक्ट करवाते हैं। जो ही हम उनको रिएक्ट करवाते हैं वो स्मॉलर जो पीसीस हैं उनमें स्प्लिट आउट होते हैं, यानी उनकी डीकम्पोजिशन आप कह सकते हैं, उनकी ब्रेकिंग डाउन होती है। और जो ही उनकी ब्रेकिंग डाउन होगी तो वो स्प्लिट करेंगे, और जैसे ही वो स्मॉलर पार्टिकल्स स्प्लिट आउट होंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कि जो ही एनर्जी वहाँ से जनरेट होगी, तो जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से हम कहेंगे कि जैसे ही यहाँ एनर्जी जनरेट होगी तो वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे पावर प्लांट्स में। और हम पावर प्लांट्स में उनको कैसे यूज़ करेंगे? कि हम उस हीट एनर्जी को यूज़ करेंगे जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उनकी वर्किंग के लिए। कि आया जो वो वर्क परफॉर्म करेंगे वो ये हीट एनर्जी यूज़ करके अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। उसी तरह हीट क्या होगी? वो वेस्ट नहीं होगी। फिशन रिएक्शन, जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन दो किस्मों की बात करते हैं कि दो किस्मों के न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ यूज़ होते हैं। एक होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस के एक रिएक्शन में हम दो चीज़ें टूटकर एक चीज़ बनाती है, लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलकर एक चीज़ बनाती हैं। जब दोनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाएंगी तो वो क्या होगा? फ्यूज़ करेंगे, और वहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही वहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है इसमें हम क्या कहेंगे? कि वो क्या करेगी? वो रिएक्शन करेगी। कि आया जो रिएक्शंस हैं वो कैसे होंगे? कि जो ही हम रिएक्शन करवाएंगे, कि रिएक्शन करवा के जब फिशन रिएक्शन है वो जो ही दो चीज़ें टूटेंगी उन दोनों में जो अब्जॉर्ब एनर्जी होगी, कि जो उन दोनों में एनर्जी मौजूद होगी, और जैसे ही उन दोनों में जो एनर्जी मौजूद होगी तो वो क्या करेगी? कि आया उसकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, और जैसे ही वो रिलीज़ होगी तो वो रिलीज़ होने के बाद क्या होगा? कि वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे, कि वो एनर्जी यूज़ करके हम अपने जो हैवी मशीन्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रन ऑफ कराएंगे। और जो ही हम उनको रन ऑफ कराएंगे तो हम स्टडी करेंगे आया ये क्या है? ये रनिंग ऑफ मशीन्स है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Renewable energy sources.
sunlight, and water power are the renewable sources of energy. They will not run out like coal and gas. कि सनलाइट और वाटर जो पावर है ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेज होने के नाते ये क्या करेंगे, ये ख़त्म हो नहीं होंगे कि आया हम इनको दोबारा बना सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि रिन्यूएबल कौन सी हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो हैं जिनको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह सनलाइट और जो वाटर पावर है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि उनमें जो रन आउट है वो नहीं होंगे, क्योंकि कोल और गैस की शक्ल में वो रन आउट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम वाटर। एनर्जी फ्रॉम वाटर क्या है, वाटर से हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर फ्रॉम एनर्जी हम स्टडी करते हैं कि एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर energy from water power is very cheap. Dams are being constructed at suitable locations in different parts of the world. Dams serve many purposes. They help control floods by storing water. The water stored in dams is used for irrigation and also to generate electrical energy without creating much environmental प्रॉब्लम्स। एनर्जी फ्रॉम वाटर के वाटर से हम जो एनर्जी हैं वो कैसे लेते हैं, तो एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट suitable locations in different parts of the world. Dams serve many purposes. They help to control floods by storing water. The water stored in dams is used for irrigation and also to generate electric energy without creating many environmental problems.
कि एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है वो बहुत ही चीप होती है। चीप होने की वजह यही है कि जो एनर्जी हम यूज़ कर वहाँ से लेते हैं वो हम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं वो डैम से। क्या आया, हम डैम से वो एनर्जी लेते हैं और जो ही हम डैम से ऐसी एनर्जी लेंगे तो वो सर्व करेगी मैनी पर्पजेस में और ये हेल्प करेगी हमें तो फ्लड्स में जो है वो वाटर स्टोर करने में। कि जो ही वो फ्लड्स आएंगे जब भी सैलाब आएगा तो हम अगर वो पानी स्टोर कर लेंगे तो फिर हम उस पानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और जैसे ही हम उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो फिर हम डैम से वो वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद उसको यूज़ करेंगे फर्दर इरिगेशन में। अगर वो इरिगेशन में फर्दर यूज़ करेंगे और जैसे ही हम इरिगेशन में यूज़ करेंगे कि जो क्रॉप्स हैं हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें जो पानी है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरेट जो इलेक्ट्रिसिटी उसने कर ली और जो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने के बाद वो जो होंगी वो फर्दर यूज़ होंगी और जैसे ही वो फर्दर यूज़ होंगे तो वो मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाटर से हम लेते हैं वो ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट नहीं करती, क्योंकि वाटर को आपने डैम में स्टोर करना है और डैम्स में से जो पावर जनरेशन के साथ मशीन्स लगी होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगी। नेक्स्ट इज़ एनर्जी फ्रॉम सन। Energy from sun. Solar energy is the energy coming from the sun and is used directly and indirectly. Sunlight does not pollute the environment. Sunlight does not pollute the environment in any way. The sun rays are the ultimate source of life on earth. We are dependent on the sun for all our foods and fuels. If we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirement. Energy from sun. Solar energy is the energy coming from sun and is used directly or indirectly. Sunlight does not pollute the environment in any way. The sun rays are the ultimate source of life on earth.
We are dependent on the sun for all our foods and fuels. If we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirement. कि जो एनर्जी हम सन से लेते हैं, कि सोलर एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होती है जो सन से हम लेते हैं, लेकिन ये हम डायरेक्टली भी लेते हैं और इनडायरेक्टली भी। लेकिन जो सनलाइट है वो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, क्योंकि वो पोल्यूशन कॉज नहीं करती। वो एक वाह सोर्स ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ, कि उसी की वजह से ज़मीन में क्या है, ज़िंदगी पाई जाती है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन, कि हम उस पर सन पर ही, जो सूरज है उस पर मुहसर है, क्योंकि हमारी खुराक के पकने के लिए भी सूरज ज़रूरी है, और हमारे जो फ्यूल्स हैं, जो तवानाई है, वो भी सारी सूरज है। कि ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं वो जो है सूरज के साथ ही बसर है, क्योंकि सूरज एक बहुत वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका कोई डैमेजिंग नहीं है, और ये क्या है, ये रिन्यूएबल है, कि ये जब तक जो सन मौजूद है ये तब तक जो है एनर्जी हमें मिलती रहेगी। यहाँ सन पे मौजूद जो न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जब तक वो रिएक्शंस हो रहे हैं तब तक हमें ये एनर्जी मिलती रहेगी। कि आया जो एनर्जी है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, कि वही एनर्जी, लेकिन अगर हम कोई सूटेबल मेथड ढूंढ लें कि जिससे हम फ्रैक्शनल एनर्जी यूटिलाइज़ कर लें, कि अगर हम कोई ऐसा मेथड ढूंढें कि जिसके ज़रिए हम क्या करें कि वो एनर्जी को स्टोर कर लें, लेकिन ऐसा मेथड भी कोई नहीं है कि जिससे हम इसको एनर्जी को ही स्टोर कर लें। जब हम एनर्जी को स्टोर करेंगे तो उसको स्टोर करने से क्या, उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना पड़ेगा, कि आया वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हमने यहाँ एनर्जी स्टोर कर ली है। और जो ही हम वो एनर्जी स्टोर करेंगे, कि हम जो है वो सोलर एनर्जी स्टोर कर दें अपने आने वाले मुश्किलात वक्त में, उसको दोबारा यूज़ करें। और जब हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे तो हम कह सकेंगे कि ये क्या होगा, कि इसको यूज़ करने के लिए हमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो ज़रूरी चाहिए होंगी, कि आया उनकी ज़रूरत क्या है, वो लाजमी है। कि ऐसा ही तो नहीं कि हम इसको ही जो है वो कर लें, कि इस मज़ीद सिर्फ इसको ही हम इससे ही क्या करें कि वो एनर्जी अपनी स्टोर कर लें। ऐसा ही तो नहीं कि हमें एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या है, कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है हमारी रिक्वायरमेंट जो है, जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन हम कब ये ज़रूरतें हमारी पूरी हो सकेंगी, जब हम इसको महफूज करने का कोई तरीका ढूंढेंगे। और जब तक हम वो तरीका ही नहीं ढूंढेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि आया क्या है यहाँ वो सोलर एनर्जी हमने सेव आउट कर ली, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है ये तो विदाउट एनी कॉस्ट है, कि ये तो हमें बिल्कुल ही फ्री मिल रही है। लेकिन फ्री मिलने के लिहाज से क्या होगा, कि फ्री मिलने के लिहाज से ये है कि ये इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब तक इसका कोई नुकसान नहीं है, और ना नुकसान होने की वजह से क्या होगा, कि जब तक इसका कोई नुकसान नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कि ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सोलर एनर्जी क्या है, ये टोटली फ्री हमें मिलती है। और जब तक ये टोटली फ्री नहीं मिलेगी तो हम क्या कहेंगे कि आया क्या है, ये सारा बेस्ड है। और जब तक ये सारा बेस्ड है तो बेस आने के लिए हम कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये एनर्जी जो है इसको स्टोर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़, ये थी हमारी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज़ सोलर हाउस हीटिंग। Solar house heating, according to topic, the use of solar energy is not new. The use of solar energy is not new. However, its use in houses
and offices as well as commercial industrial purposes in quite recent complete solar house heating systems are successfully used in areas with a minimum amount of sunshine in winter. Heating system consists of collector, storage device, distribution system. Solar house heating. The use of solar energy is not new. However, it uses in houses and offices as well as commercial industrial purposes is quite recent. Complete solar house heating systems are successfully used in area of minimum amount of sunshine in winter. A heating system consists of a collector, storage device and distribution सिस्टम कि सोलर हाउस हीटिंग क्या है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए नहीं है। ये काफ़ी देर से हमें क्या है, ये बड़ी एक मुद्दत से यानी मिलियन ऑफ ईयर से हमें ये एनर्जी मिल रही है। जब से लाइफ जो है ऑन अर्थ बिगन हुई है तब से क्या है, ये हमें सोलर एनर्जी मिल रही है। लेकिन सोलर एनर्जी क्या है, ये जो समर सीज़न होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा इनफ अमाउंट में हमें मिलती हैं, लेकिन जो भी विंटर सीज़न आता है तो इसकी रेडिएशंस में कमी हो जाती है और जो ही इसके कुछ एरियाज़ में कमी हो जाती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते पूरी अर्थ पे हो जाती है, नहीं, कुछ एरियाज़ की जो है हाफ ऑफ दी अर्थ पे कमी आती है और जो ही हाफ ऑफ दी अर्थ में कमी आएगी तो इसकी जो सनशाइन होगी वो कम होगी और जो ही उसकी सनशाइन कम होगी तो हम कहेंगे जो ये हीटिंग सिस्टम है ये कंसिस्ट करेगा कि हमें वहाँ एक हीटिंग सिस्टम लगाना चाहिए कि आया जो हीटिंग सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए हीटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए हम हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए वो क्या कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट्स का कि आया वो कौन से पार्ट्स हैं, कलेक्टर है, स्टोरेज डिवाइस है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, इन्होंने सन की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेना है ताकि जब सन की रेडिएशंस कम हो यानी जो सोलर एनर्जी है उसमें कमी है तो हम जो ये स्टोर्ड एनर्जी है इसको यूटिलाइज कर सकें। डायग्राम जो है सोलर हाउस सिस्टम की डायग्राम जो है बुक पे बनी हुई है कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि जो इसमें सन रेज मौजूद है, फिर ग्लास कवर मौजूद है, कॉपर ट्यूबिंग मौजूद है, फिर ये छत पे जो है ये फिक्स्ड है, ये एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर मौजूद होता है और वहाँ से हॉट वाटर और कोल्ड वाटर भी किया जाता है। फिर वो टैप होती है, टैप से हमें हॉट वाटर मिलता है। इसकी वर्किंग कैसे है कि कैसे ये जो है कोल्ड वाटर हमें जो है हॉट वाटर की शक्ल में मिलता है। नेक्स्ट solar collector made of glass
Solar collector made of glass panels over blank metal plates. The plates absorb the sun energy which heats a liquid flowing in pipes of back of the collector. The hot water can be used for cooking, washing and heating the buildings. Solar energy is used in solar cookers, solar distillation plants and solar power plant. Solar collector made of glass panels area are blank over blank metal plates. The metal absorbs the sun energy which heats a liquid flowing in pipes of the back of the collector. The hot water can be used for cooking, washing, heating the buildings. कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग दी बिल्डिंग्स के आया वो कैसे हमें मिलते हैं कि सोलर कलेक्टर है ये क्या है, ये ग्लास से मिलकर बना है कि इसमें ग्लास पैनल्स मौजूद होते हैं जो कि एक ब्लैंक मेटल के प्लेट्स के ऊपर मौजूद है। और जो ही वो एक ब्लैंक मेटल प्लेट्स पे मौजूद होते हैं तो जो प्लेट्स हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं सन एनर्जी, और जो ही वो प्लेट्स अब्जॉर्ब करेंगे सन एनर्जी जो हीट करेगा एक लिक्विड को, और जो ही वो पाइप में से जो लिक्विड होगा उसको वो हीट करेंगे जो कि बैक ऑफ द कलेक्टर होगा। इसी तरह जो हॉट वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और हीटिंग दी बिल्डिंग्स को भी हीट करने के लिए। इसी तरह सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स एंड सोलर पावर प्लांट्स। कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम यूज़ करेंगे इन सोलर कुकर्स के सोलर कुकर्स में हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स में यूज़ करेंगे और सोलर पावर प्लांट्स में देखेंगे। कि जो सोलर पैनल्स होते हैं कि हम देखते हैं काफ़ी ऐसे पैनल जो हैं वो मौजूद होते हैं, और जो वो पैनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो सन रेज़ को अब्जॉर्ब करते हैं। और जो ही वो सन रेज़ को अब्जॉर्ब करेंगे तो सन रेज़ को अब्जॉर्ब करने के बाद कि जो ही वो सन रेज़ को अब्जॉर्ब करेंगे, उसको अब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको कन्वर्ट करेंगे एक बैटरी में, कि आया है वो बैटरी में इसको स्टोर करेंगे। और जैसे ही इसको बैटरी में स्टोर करेंगे तो जिस दिन जो सनलाइट होगी वो कम होगी, हम उस बैटरी से क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट जो कनेक्शन हुआ है, और जो ही एक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ होगा तो डायरेक्ट कनेक्शन हमें क्या बताएगा कि यहाँ जो डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है उस डायरेक्ट कनेक्शन की ही वजह से क्या है कि जो सारी जो एनर्जी है वो करेगी उस तक होगी और वो वाटर को हीट करेगी। इसको हम सोलर कुकर्स में, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स में और सोलर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सोलर सेल्स।
solar cells. According to topic, solar energy can also be converted directly into electricity by solar cells. A solar cell, also called photo cell, is made from solar cells. A sunlight, when falls on solar cell, it converts the light directly into electrical energy. की कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर सेल्स, क्या होते हैं? सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी अब्जॉर्ब्ड, कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर cells. A solar cell is also called photocell, which is made by solar cells. A solar cell is made up of a silicon cell, and the sunlight falls on a solar cell. It converts light directly into electrical energy. These solar cells are used in calculators, watches, toys. Large numbers of solar cells are wired together to form solar panels. The solar panels can provide power to telephone booths, lighthouses, and scientific research centers. Solar panels are also used to power satellites. Several other methods to trap sun rays are underway. If scientists could find an efficient and inexpensive method to use solar energy, the people will get clean and limitless energy as long as sun continues to shine. कि सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल जो है वो एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स. इसी तरह जो एक सोलर सेल है उसको हम फोटो सेल भी कहते हैं, और वो सिलिकॉन वाटर से वेफर से मिलकर बना होता है. जो ही वो सिलिकॉन वेफर से मिलकर बना होगा तो हम क्या कहेंगे? ये जो सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है तो इसे सिलिकॉन वेफर से हम कहेंगे कि आया. जो ही ये सोलर सेल है ये क्या करेगा? ये लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो ही वो लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम कहेंगे यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है? वो कन्वर्टेड है. और जैसे ही वो कन्वर्ट होगी तो एक जो सोलर सेल है उसको वायर्स के साथ हम 3-4 सेल्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं. और जो ही हम 3-4 सेल्स को इकट्ठा जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये सोलर पैनल की तख्लीक हो गई है. और जो ही वो तख्लीक करेंगे कि सोलर ये पैनल बनेगा तो वो सोलर पैनल क्या करेगा? वो सारी जो लाइट एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा. और जैसे ही वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हुई है वो किस बेस पे है? वो इसके बेस पे है कि आया जो कन्वर्जन है वो लाइक दिस है कि इसने क्या किया है? कन्वर्ट किया है. ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक जो इलेक्ट्रिसिटी जो सन की शाइनिंग है वो बेहतर रहेगी. और जब तक सन की शाइनिंग बेहतर रहेगी तो क्या करेगा? वो शाइन करता रहेगा और कन्वर्जन होती रहेगी लाइट एनर्जी की इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कि लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट आउट होती रहेगी. तो हम क्या देखेंगे कि आया जो ये एनर्जी है वो क्या है? कि वो कन्वर्जन हो रही है. और इसी तरह कन्वर्जन से हम स्टडी करेंगे कि ये जो एनर्जी हमने कन्वर्ट की है तो वो एनर्जी क्या है? वो हम मुसलसल फिर यूज़ करते रहेंगे. और जो ही हम उसको यूज़ करेंगे कि ये तब तक आप यूज़ करते रहते हैं जब तक जो लाइट एनर्जी है वो वहाँ रहेगी. और जब तक वो लाइट एनर्जी वहाँ रहेगी तो हम कह सकेंगे कि ये क्या है?
कि जो लाइट एनर्जी थी हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट आउट कर दिया। ये क्या है, ये थी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। और जो ही ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होगी, हम क्या स्टडी करेंगे कि ये जो लाइट एनर्जी है ये हमने कहाँ से ली, वो सन से ली, लेकिन जो हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया थ्रू सोलर सेल्स। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। Wind has been used as a source of energy for centuries. It has powered sailing ships. It has powered sailing ships across the oceans. It has been used by windmills to grind grain and pump water. More recently, wind power is used to turn wind turbines when many wind machines are grouped. When many wind machines are grouped together, wind machines are grouped together on wind farms. On wind farms, they can generate enough power. They can generate enough power to operate a power plant in the United States. Some wind farms generate more than 1300 megawatt of electricity a day. In Europe, many wind farms routinely generate 100 megawatts or more electricity per a day. Wind energy has been used as a source of energy for centuries. It has powered sailing ships across the oceans. It has been used by
windmills to grind grain and pump water. More recently, wind power is used to turn wind turbines. When many wind machines are grouped together on a wind farms, they can generate enough power to operate a power plant. In the United States, some wind farms generate more than 1300 megawatt of electricity a day. In Europe, many wind farms routinely generate 100 megawatts और मोर इलेक्ट्रिसिटी पर डे। कि विंड एनर्जी के हवा के बहाव से तो बिजली पैदा करना बहुत पुराना जो है हमारा एक ज़रिया है। इसको क्या कहते हैं कि जब हम जो शिप्स होती हैं उन पे जो बड़े बड़े उन्होंने कपड़े के वो फ्लैग्स के टाइप लगाए होते हैं, बांधे होते हैं, वो इसलिए बांधे होते हैं क्योंकि वो वहाँ से क्या करते हैं, वो विंड के रास्ते से उसको मूव करवाते हैं कि जो ही उसमें मूवमेंट क्रिएट होगी। इसी तरह ये क्या कहते हैं, ये ग्रेन को और पंप को वर्क वाटर में करवाते हैं। और मोर रिसेंटली जो विंड पावर है वो यूज़ होती है, टर्न करती है विंड टर्बाइंस में। और जब वो विंड जो मशीन्स होती हैं वो ग्रुप करके विंड परफॉर्म्स, जैसे आप अपनी बुक की साइड डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े ऊपर विंड फार्म्स ये क्या कहते हैं, ये इधर पोल्स इसलिए लगाए हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। और जो ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन से हम ये स्टडी करते हैं कि जो ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो विंड फार्म्स मोर देन 13 मेगावाट। कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो क्या है 1300 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दिन में जनरेट होती है। लेकिन यूरोप में क्या है कि ज़्यादा विंड फार्म जनरेट होते हैं 100 मेगावाट्स के, कि 100 मेगावाट्स की जनरेशन होती है। और जो ही वो 100 मेगावाट्स की जनरेशन होगी कि आया जो यहाँ जनरेशन हुई है वो 100 मेगावाट्स की, कि यूरोप में 100 जो मेगावाट्स हैं उतनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। कि ये क्या है, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि आया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। इसी तरह मोर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है विंड पावर से। ये था टॉपिक अबाउट विंड एनर्जी, कि विंड एनर्जी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। वाटर रीचिंग, close to the magma, changes to steam due to high temperature of magma. This energy is called geothermal energy. Geothermal energy. In some parts of the world, Earth provides us hot water from geysers and hot springs. This is hot molten part of deep in the earth called magma. Water reaching close to the magma changes to steam due to high temperature of magma. This energy is called geothermal energy. Geothermal energy ऐसी है जो हमें अंदर दी आउट जो एनर्जी मौजूद है जो मैग्मा की सूरत में मौजूद है, यानी जो हॉट मोल्टन पार्ट जो मेटल्स का मौजूद है मैग्मा। और जो ही जो हमारे वाटर सिस्टम के करीब पहुँचता है तो वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट आउट करेगा। और जो ही इसको कन्वर्ट आउट करेगा वो इससे हॉट स्प्रिंग्स फॉर्म करेगा। और हॉट स्प्रिंग्स हम स्टडी करेंगे कि आया ये इसने क्या फॉर्म किया है, हॉट स्प्रिंग से जो है वो हमें हॉट वाटर मिलता है। ये थी अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल वेल हम बिल्ड कर सकते हैं बाय ड्रिलिंग, कि हम रॉक्स में जो है वो एक वेल बना सकते हैं ड्रिल मशीन के ज़रिए, जहाँ जो मैग्मा है वो ज़्यादा करीब जो गहरा ना हो, क्योंकि अगर मैग्मा जो अर्थ से ज़्यादा गहरा होगा तो ड्रिलिंग जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक करनी पड़ेगी और ज़्यादा डिस्टेंस तक भी जाके में वाटर जो सिस्टम है उसके करीब पहुंचना पड़ेगा। इसी तरह जो रॉक हैं वो क्विकली क्या करते हैं, वो हीट करते हैं वाटर को और चेंज करते हैं इसको स्टीम में।
इसी वजह से हमें जो है वो गर्म पानी जो है वो मिलता है। ये क्या है, ये एक सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी है। और जो स्टीम जो है वो डायरेक्टली जो है हाउसेस में और ऑफिस में चलती है ताकि वो जनरेट कर सके इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्टीम की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। Energy from biomass. Biomass is plant or animal waste that can be burnt as fuel. Other forms of biomass are garbage. Other forms of biomass are garbage, farm waste, sugarcane and other plants. These wastes are used to run power plants. Many industries that use forest products get half to their electricity by burning bark and other wastes. Energy from biomass. Biomass is a plant or animal waste that can be burned as fuel. Other forms of biomass are garbage, farm wastes, sugarcane and other plants. These wastes are used to run power plants. Many industries that use forest products get half of their electricity by burning bark and other waste. कि बायोमास क्या है कि ये जो पौधे जो हैं जब वो गल सड़ जाते हैं उनसे और जो है जानवरों के गंद कूड़े से की वजह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो कहते हैं कि कुछ देहाती इलाकों में वो क्या करते हैं, वो गायों के गोबर से क्या है वो बना के उससे जलने का प्रोसेस है कैरी आउट करते हैं। इसी तरह जंगलात से जो है वो जो लकड़ियाँ सूखी पड़ी जाती हैं या जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो सूखने की वजह से उनकी छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से वो जो है आग जलाते हैं। ये क्या कहते हैं, इनसे जो है हम जो ही बर्निंग का प्रोसेस करेंगे और बर्निंग से आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये सर्व करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। और इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है कि जो एनिमल डंग या डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं उनमें एक मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मीथेन को बर्न करने से तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो एज इट इज़ इसको मिक्सचर को इरिटेट करेगी कि आया वो रिएक्शन जो है उसको इरिटेट करेगी, इसलिए इसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं है। ये थे आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास एनर्जी इक्वेशन। According topic, Einstein rejected the interconversion of matter and energy. According to him, the loss in mass of a body provides
a lot of energy. This happens in nuclear reactions. This happens in nuclear reactions. The relation between mass m and energy E is shown. E is equal to mc square. Mass energy equation. Einstein predicted the interconversion of matter and energy. According to him, the loss in mass of a body provides a lot of energy. This happens in nuclear reactions. कि mass energy equation के आइंस्टाइन ने क्या किया था, उससे एक mass energy equation की वो तवक्को दी थी. उसने कहा था कि ऐसा पार्टिकल जो अपना mass कम करता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये बात उसने दी थी न्यूक्लियर रिएक्शंस से. जैसे हमने पहले बात की थी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में फिशन रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है. और जो ही फिशन रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी जनरेट होगी तो उस एनर्जी की जनरेशन में हम क्या स्टडी करेंगे कि आया जो भी यहाँ एनर्जी क्रिएट हुई है वो ड्यू टू किसके हुई है, फिशन रिएक्शंस के. और जो ही वो फिशन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी क्रिएट होगी तो वो किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. C is the speed of light, 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. Energy can be obtained. Energy can be obtained from small quantity of matter. It appears that matter is highly concentrated form of energy. The process of getting energy from our nuclear power plants is based on the above equation. Energy can be obtained from small quantity of matter. It appears that matter is highly concentrated form of energy. The process of getting energy from our nuclear plants is based on the above equation. कि एनर्जी जो भी हम हासिल करेंगे वो एक छोटे से जो अमाउंट है मैटर की उससे भी हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फिशन रिएक्शन में हम उस मैटर को भी स्मॉलर पार्टिकल्स में जो फ्यूज है वो कर सकते हैं, आया उसको तोड़ सकते हैं. और जब भी हम उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से क्या है, एनर्जी इवॉल्व हुई है, कि यहाँ से एनर्जी की एमिशन हुई है. और जो ही वो एनर्जी एमिट होगी तो वो हम किस में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, कि आया न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से यहाँ एनर्जी जो है वो एमिट हुई है. और उसी एनर्जी के एमिट होने से हम कहेंगे कि ये क्या शो किया इसने, एमिशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज this process is taking place on the sun and stars for the last millions of years. Only a very small fraction of sun's energy reaches earth. This is very small fraction of the
sun's energy is responsible for life on earth. So the process is taking place on the sun and the stars for last million of years. Only a very small fraction of the sun energy reaches earth. This is very small fraction of the sun's energy is responsible for life on अर्थ कि जो प्रोसेस है उसमें सन में और स्टार्स में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन से हो रही है कि वहाँ जो है न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, इसलिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ तक होते हैं उनसे जो एनर्जी आती है, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में जो एनर्जी है वो अर्थ तक पहुँचती है। जो थोड़ी अमाउंट में एनर्जी अर्थ तक पहुँचती है वो इस लिहाज से है कि आया जो रिएक्शंस वहाँ हो रहे हैं वो एनर्जी तो वहाँ ही प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो ही रिएक्शंस हम यहाँ करवाएंगे वो वहाँ पहुँचेगी। इसी तरह मैस एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है कि छोटा सा मैस का पार्टिकल भी क्या कर सकता है, बड़ी से बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। और जब वो बड़ी से बड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं तो वो एनर्जीज हम कहाँ यूज़ करेंगे कि आया बाई क्रिएटिंग ऑफ फिशन रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हम रिएक्शंस परफॉर्म करवाएंगे तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा। ये था टॉपिक अबाउट एनर्जी मैस इक्वेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स। Electricity from fossil fuels. Various energy conversions process involved in producing electricity from coal, electricity from fossil fuels. Various energy conversions processes involved in producing electricity from coal. कि ज़्यादा जो एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल की मदद से। कि आया कोल से हम क्या करेंगे कि फॉसल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं थर्मल स्टेशन में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कि थर्मल स्टेशन में जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे और हमारे हाउसेस, ऑफिस, स्कूल एंड बिजनेस सेंटर्स, फैक्ट्रीज कि उसको मुख्तलिफ कामों में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। कि आया ये एनर्जी क्या है, ये यूटिलाइजेशन के लिए है यूज्ड है, कि यही एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे फॉर फर्दर रिएक्शंस। नेक्स्ट इज अ फ्लो डायग्राम। Chemical energy stored in fossil fuels as input, next is heat energy is used to produce high pressure steam in a boiler. Potential energy of steam used to turn a turbine. Mechanical energy from turbines to run generator. Electricity output from an electric
जनरेटर कि कन्वर्जन कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो फॉसल फ्यूल्स हैं उसको हम, फॉसल फ्यूल में तो केमिकल एनर्जी मौजूद है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं कि आया हमने यहाँ बर्निंग कैरी आउट करवाई, कि यहाँ हमने बर्निंग करवाई, बर्निंग के बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करवाई, और कन्वर्ट करवाने के बाद हमने मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करवाई, कि ये क्या है, ये सारी कन्वर्जन्स करवाई। कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी फॉसल फ्यूल्स में, कि आया फॉसल फ्यूल्स में क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और जो केमिकल एनर्जी फॉसल फ्यूल्स में स्टोर होती है तो जो ही हम उसमें क्या है वो एज ए इनपुट स्टोर्ड है, कि वो जो इनपुट की शक्ल में स्टोर्ड है, और जो ही वो इनपुट की शक्ल में जो स्टोर्ड है और जो ही हम उसको हीट करवाएंगे, कि यानी बर्निंग का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करवाएंगे। तो बर्निंग के प्रोसेस कैरी आउट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो एनर्जी मौजूद होगी, जो एनर्जी उसमें मौजूद होगी वो हाई प्रेशर के थ्रू क्या होगी, वो स्टीम ऑफ द बॉयलर में कन्वर्ट होगी। जो ही वो स्टीम ऑफ द बॉयलर में कन्वर्ट आउट होगी तो हम क्या कहेंगे, यहाँ बर्निंग के प्रोसेस से वो क्या है, कन्वर्जन हुई है, कि आया बर्निंग के प्रोसेस से जो कन्वर्जन हुई है। इसी तरह जो ही वहाँ बर्निंग के प्रोसेस से कन्वर्जन होगी तो हम कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम है वो यूज टू रन करवाया है, कि जो ही वो पोटेंशियल एनर्जी है स्टीम की, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टीम की होगी वो रन करवाएगी एज ए जनरेटर, कि वो जो स्टीम की एनर्जी थी उसने यूज़ करवाया था एक टरबाइन को, और जो ही वो टरबाइन को चलाएगी तो वो क्या होगी, कन्वर्ट हुई है इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो ही उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट आउट हुई है तो उन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट आउट होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट आउट होगी तो वो क्या करेगी, वो रन करेगी एक टरबाइन, और टरबाइन के रन करने से जो ही मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को रन करेगी तो टरबाइन रन करेगी एक जनरेटर को, कि एज इट इज़ ही इसने क्या किया है, जनरेटर रन किया है। और जैसे ही इसने एक जनरेटर को रन किया है तो जनरेटर की रनिंग के बाद क्या होगा, कि जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी मौजूद थी उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, कि इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, कि आया जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मौजूद थी वो प्रोड्यूस आउट हुई है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये क्या था, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी थी, कि जो केमिकल एनर्जी थी उस केमिकल एनर्जी को हमने पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट आउट किया, कि जो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी वो पहले काइनेटिक एनर्जी में हुई, उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद था उसने काइनेटिक एनर्जी में मूव करवाया, कि आया यहाँ क्या है, यहाँ मूविंग है, कि जो ही वो मूव आउट करेंगे। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी स्टीम में उसको भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, कि ये सारी कन्वर्जन्स ने क्या किया, इसने प्रोडक्शंस करवाई, कि जो ही ये कन्वर्जन्स होती गई, ये सारी कन्वर्जन्स क्या है, मैकेनिकल जनरेटर से फर्दर कन्वर्ट आउट होती गई। और इन सब के कन्वर्ट आउट होने से ही क्या है कि जो सारी कन्वर्जन उन्होंने करवाई एनर्जीज़ की, और एनर्जीज़ की कन्वर्जन के बाद जो ही सारी ये एनर्जीज़ कन्वर्ट आउट हुई तो एनर्जीज़ ने क्या किया कि जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट आउट हुई उस मैकेनिकल एनर्जी को क्या हुआ कि जो मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया, उसने टरबाइन रन करवाई, और जैसे ही उसने टरबाइन रन करवाई तो टरबाइन के रनिंग के साथ ही जो जनरेटर था वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग गया। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो ये क्या था, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज थी, कि आया ये क्या हो रहा है, यहाँ कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जीज हो रही हैं। और इन्हीं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से ही हमने फर्दर स्टडी आउट किया कि जो कन्वर्जेंस हैं वो फर्दर कैसे स्टडी होंगे। नेक्स्ट इज, ये था आपका टॉपिक अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। Energy and environment. According to this topic, environmental problems such as pollution that cause noise,
Air pollution, water pollution may arise by using different sources of energy such as fossil fuels, nuclear energy. Pollution is the change in the quantity of environment that can be harmful and unpleasant for living things. A temperature rise in the environment that disturbs life is called thermal pollution. Thermal pollution upsets the balance and endangers the survival of life. कि एनर्जी और एनवायरनमेंट में हमने थर्मल पोल्यूशन स्टडी की कि थर्मल पोल्यूशन क्या होती है, जो ही राइज इन टेम्परेचर होगा, कि जो ही हमने जो एनर्जीज़ जो क्रिएट कर रहे हैं, जो एनर्जीज़ की जनरेशन हो रही है, उन एनर्जीज़ में हमने थर्मल पोल्यूशन स्टडी किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन स्टडी की. पोल्यूशन is the change in quality of environment that can be harmful and unpleasant for living things. कि पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स. कि पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन क्या करेगी? जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगी, कि जो ही हम एनर्जी तो जनरेट कर रहे हैं, कि जो हम हमारे पास जो ही एनर्जी जनरेट के सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हैं, उनसे नॉइज़ भी प्रोड्यूस हो रहा है, एयर भी पोल्यूट हो रही है और वाटर भी पोल्यूट हो रहा है. जब ये सारी चीज़ें पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, तो हम क्या स्टडी करेंगे कि जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज कर रही है. और जैसे ही एनर्जी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करेगी, तो हम इस पोल्यूशन पे क्या स्टडी करेंगे कि ये जो पोल्यूशन हैं इनमें थर्मल पोल्यूशन, कि जो ही टेम्परेचर राइज करेगा एनवायरनमेंट में, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा. और जो ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर राइज करेगा, तो टेम्परेचर की राइजिंग से हम क्या कहेंगे, ये पोल्यूशन कौन सी है? ये थर्मल पोल्यूशन है. Pollution that arises due to temperature increasing due to temperature increasing and disturbs life is called thermal pollution. A pollution that arises due to the temperature increasing and disturbs life is called thermal pollution. कि थर्मल पोल्यूशन क्या है? वो टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ कर रही है. इसी तरह एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल natural processes such as volcanic eruptions, forest fires, dust storms and pollutant to the air. These pollutions are rarely built up to harmful levels. And the other hand, the burning of fuel and solid waste is also called that. It is a burning called of कि यहाँ क्या है, यहाँ जो बर्निंग क्रिएट हो रही है, उस बर्निंग से हम फर्दर क्या स्टडी करेंगे कि जो भी यहाँ बर्निंग क्रिएट हो रही है, वो बर्निंग की जो मेन वजूहात हैं वो यही हैं कि यहाँ जो हम बर्निंग करवा रहे हैं, कि उस बर्निंग से बहुत सारी गैसेस इंक्रीज़ हो रही हैं. और उन गैसेस के इंक्रीज़ होने से हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ जो इंक्रीजिंग है, उस इंक्रीजिंग की वजह से जो है वो गैसेस जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं. और ये कौन सी पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं? ये एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं. कि जो ही एयर पोल्यूशन कॉज होगी, तो एयर पोल्यूशन के कॉज होने से हम फर्दर स्टडी करेंगे कि जो ही यहाँ एयर पोल्यूशन कॉज होगी, तो वो हार्मफुल लेवल्स तक पहुँचेगी. और बर्निंग ऑफ फ्यूल और सॉलिड वेस्ट जो हमें ऑटोमोबाइल में बर्निंग है, वो सारी की सारी बर्निंग किसकी है? वो सारी एयर पोल्यूटेंट्स की है. इसी तरह नेक्स्ट, ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट
heat, but fission plants produce the most. The heat released into the lake, a river, and an ocean upsets the balance of life in them. Unlike other power plants, nuclear power plants do not produce carbon dioxide, but they do produce dangerous radioactive elements. कि जो पावर प्लांट्स हैं जो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जब ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो तो वो क्या है, वो भी एक पोल्यूशन का कॉज है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो दूसरी पावर प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस ना करने से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो वेस्टफुल और हार्मफुल जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनका ज़्यादा नुकसान है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हैं वो ज़्यादा डेंजरस है, कि आया उनकी डेंजरनेस है ज़्यादा है। नेक्स्ट, इन मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. Some of these laws limit the amount of pollution that power plants, factories, and automobiles are allowed to give off. To meet these conditions for automobiles, new cars have catalytic converters. These devices convert some polluting gases. The use of lead-free petrol has greatly reduced the amount of lead in air. Engineers are working to improve new kinds of car engines that use electricity or energy sources other than diesel or petrol. कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कानून ऐसे बनाए हैं कि आपने जो है एयर में पोल्यूशन कॉज नहीं करनी, आपने ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं जो पोल्यूशन कॉज ना करें, और जब वो पोल्यूशन ही कॉज नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि फर्दर जो पोल्यूशन कॉज हो रही है वो किस लिहाज पे बेस्ड है, कि आया उनकी जो बेसिस हैं वो ये होने चाहिए कि वो पोल्यूशन ही कॉज ना करें, और जब वो पोल्यूशन कॉज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो उनको मोबाइल फैक्ट्रीज को क्या करना चाहिए, ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने चाहिए जो सारे के सारे जो है गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को रिमूव कर सकें या उसको कन्वर्ट कर करके, ताकि वो लेस टॉक्सिक हो जाए या लेस हार्मफुल हो जाए। इसी तरह नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है ये है कि जो डिवाइसेस हैं वो कन्वर्ट करने, कुछ जो आजकल जो है इंजीनियर्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं कि वो लेड फ्री जो है पेट्रोलियम, और लेड फ्री पेट्रोलियम होने के बाद क्या है, हमारी जो एयर है उसमें लेड की अमाउंट बहुत कम हो गई है, और ये इसी वजूहत पे है कि इंजीनियर्स फर्दर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं गाड़ीज़ में, ताकि वो जो है बिल्कुल ही एयर पोल्यूशन पर काबू पाया जा सके। ये था आपका टॉपिक अबाउट एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, कि एनर्जी का एनवायरनमेंट पे क्या ताल्लुक है। नेक्स्ट इज फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। फ्लो डायग्राम of an energy converter. In energy converter, a part of energy taken by the system is converted into useful work. कि जो ही हम एनर्जी कन्वर्टर की बात करें तो जो सिस्टम ने एनर्जी ली है वो उसने कन्वर्ट लाजमी करनी है। A part of energy taken by the system is converted into useful work. Remaining part of energy is dissipated as heat energy, sound energy, into environment. A part of energy taken by the
अ पार्ट ऑफ एनर्जी टेकन बाय द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, कि जो पार्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम ने लिया है उसको उसने रिमेनिंग पार्ट में यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देना है। कि जो ही उसने उसको रिमेनिंग पार्ट में कन्वर्ट करेगा तो एनर्जी जो है वो डेसिपेटेड हो जाएगी एज ए हीट एनर्जी, और जो एनर्जी डेसिपेट होगी एज ए हीट एनर्जी टू द एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट में डेसिपेटेड हो जाएगी। इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप की एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक लैंप पे an incandescent lamp uses electric energy इनपुट। तो इसको फर्दर हम ट्रांसफ़र करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में होती है। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी। वो क्या है हमारे पास आउटपुट कि उसने लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की है। इसी तरह एन इलेक्ट्रिक लैम्प प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। ये भी क्या है आउटपुट कि इनपुट है। एक इलेक्ट्रिक लैम्प क्या है वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट करता है कि एक इनकैंडिसेंट जो लैम्प है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और जो ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए इनपुट यूज़ करता है तो आउटपुट जो ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, वो इलेक्ट्रिकल जो लैम्प होगा वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में। और जो ही उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि फर्दर इसको कन्वर्ट आउट करेगा। वो एक इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो हीट एनर्जी में भी इसको आउटपुट को कन्वर्ट आउट करेगा। कि आया इसकी कन्वर्जन कहाँ हुई है, वो आउटपुट हीट एनर्जी में हुई है। कि लाइट एनर्जी के साथ साथ वो हीट एनर्जी में भी इनकी कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट इज व्हीकल रनिंग with constant speed on a level road। कि जो व्हीकल है वो रनिंग कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लेवल रोड। जो ही वो लेवल रोड में होगी तो फ्यूल इन कार, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट आउट होगा, इग्निशन ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी, ignition of fuel with piston, kinetic energy, ignition of fuel causes sound energy। कि जो ही जो केमिकल एनर्जी होगी फ्यूल की वो फर्दर क्या कॉज करेगी, वो जो ही वो कॉज करेगी कि वो तीन केमिकल एनर्जी, फ्यूल एक क्या है वो एक केमिकल है, और वो केमिकल एनर्जी फर्दर क्या करेगी वो कन्वर्ट आउट होगी कि जो ही इग्निशन ऑफ फ्यूल होगी कि जो ही वो फ्यूल जलेगा, और जैसे ही वो फ्यूल जलेगा तो वहाँ एक हीट एनर्जी पैदा होगी कि वो क्या करेगा, वो हीट पैदा करेगा। और जैसे हीट पैदा होगी तो इग्निशन ऑफ फ्यूल इन द पिस्टन में जो ही इग्निशन ऑफ फ्यूल होगी तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह जो इग्निशन ऑफ फ्यूल है वो कॉज करेगी साउंड एनर्जी कि जो ही एक जो इग्निशन है यानी गाड़ी चलेगी या गाड़ी स्टार्ट होगी तो एक साउंड एनर्जी भी
प्रोड्यूस होगी, कि आया जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किस में होगी, वो भी कन्वर्ट आउट ही होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, वर्क डन होगा, गाड़ी चलेगी। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विद इन लिमिट 3 एनर्जी में कन्वर्ट आउट हुई, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। ये क्या थी, ये थी कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। नेक्स्ट इज पावर स्टेशन। नेक्स्ट इज पावर स्टेशन। क्या है, पावर स्टेशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ये क्या था, ये है इसकी फ्लो डायग्राम। इस फ्लो डायग्राम के मुताबिक क्या होगा कि जो पावर स्टेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वाटर की होगी, कि उस वाटर में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। और जो ही उस वाटर में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो क्या करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी फ्लो होगी। जो ही वाटर फ्लो करेगा, वाटर मूवमेंट करेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर के क्या करेगी, वो वर्क डन करवाएगी। और जो ही वर्क डन होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कि जो ही वो फ्लो वाटर ने क्या करवाया है, वर्क डन करवाया है। और जैसे ही वो वर्क डन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड वाटर की, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगी। और साउंड एनर्जी के साथ साथ जो है हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ये क्या है, ये है कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, कि आया एनर्जीज कैसे कन्वर्ट आउट हुई हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर्ड वाटर की, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लोइंग वाटर की, वो क्या करेंगे, वो वर्क तो डन करवाएंगी लेकिन वो एनर्जी भी स्टोरिंग करवाएंगी। और जैसे ही एनर्जी की स्टोरिंग होगी तो स्टोरिंग ऑफ एनर्जी से हम क्या कहेंगे, यहाँ जो ही एनर्जी की स्टोरिंग हुई है तो वहाँ से एनर्जी की कन्वर्जन भी हुई है। ये था टॉपिक आपका एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। Efficiency according to definition, efficiency of a system is the ratio of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input. Efficiency कहता है how to get work done from a machine. We provide some form of energy to machine. This is necessary for the machine to work. Human machine also needs energy to provide the work. We take food to fulfill our energy needs. कहता है किसी भी वर्क को, एनर्जी को करवाने, किसी भी काम करवाने के लिए मशीन से कोई भी काम करवाएंगे हमें एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जो ही हम एनर्जीज़ की बात करते हैं कि आया हमें कौन कौन सी एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं, तो हम उसको फ्यूल देते हैं, हम उसको एनर्जी एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कि ये एज ए एनर्जी हमने इनपुट उसको प्रोवाइड की है तो फिर जाके हमें कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होगा। इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी जो वर्क परफॉर्म करती है वो भी वर्क ऐसे परफॉर्म करती है कि आया क्या करती है, वो फूड लेती है और फूड के ज़रिए अपनी एनर्जी पूरी करके वर्क से परफॉर्म
करती हैं। वी गिव सम एनर्जी टू मशीन्स एज इनपुट टू गेट अ यूजफुल वर्क डन बाय देम एज आउटपुट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर्स कैन मे बी यूज्ड टू पंप वाटर, टू ब्लो एयर, टू वॉश क्लोथ्स, टू ड्रिल होल्स। कि हम एनर्जी देते हैं मशीन्स को एज ए इनपुट और आउटपुट में वो वर्क डन करते हैं, और जो ही आउटपुट में वर्क डन होता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ जो है वो वर्क परफॉर्म हुआ है। और जैसे ही वो वर्क परफॉर्म होगा, उस वर्क की परफॉर्मिंग के साथ क्या स्टडी करेंगे कि उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ काम किए हैं। जिस मशीन के मुताबिक उसको एनर्जी देंगे, वो अपनी कैपेसिटी और अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक क्या करेगी, वर्क परफॉर्म करेगी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू जो है हम रेशो स्टडी करेंगे कि हमने कितनी इनपुट एनर्जी दी है और कितनी आउटपुट एनर्जी हमें मिली है। इसलिए इनपुट और आउटपुट की रेशो स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं यहाँ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम ए सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। कि एफिशिएंसी क्या है एक सिस्टम की? वो रेशो है रिक्वायर्ड रेशो है जो एनर्जी की हम देते हैं एक सिस्टम को अकॉर्डिंग टू फार्मूला efficiency required form of output total input energy multiplied by 100। कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। अगर हमने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो कि अगर हम किसी जो सिस्टम है किसी मशीन की परसेंटेज निकालनी, तो हम रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 क्या करेंगे, हम उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज एन आइडियल सिस्टम इन विच दैट गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू टोटल एनर्जी। इन अदर वर्ड्स इस एफिशिएंसी इज़ 100%। कि जितनी एक ऐसा सिस्टम, आइडियल सिस्टम वो सिस्टम है जिसको हम जितनी एनर्जी देंगे इनपुट के ज़रिए, वो उतनी ही एनर्जी हमें आउटपुट में देगा। और जो ही वो इतनी एनर्जी हमें आउटपुट में देगा तो हम क्या स्टडी करेंगे कि आया उतनी ही एनर्जी देने के साथ साथ उसने उतनी ही एफिशिएंसी कॉज की है। इसलिए पीपल ट्राई टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट। तो पीपल क्या कर रहे हैं, लोग वो डिज़ाइन कर रहे हैं सिस्टम जो 100% एफिशिएंसी दे। और जो सिस्टम 100% एफिशिएंसी देगा वो मीट करेगा लूजेज ड्यू टू फ्रिक्शन, कि उसमें लेस एनर्जी हमारी लूज़ होगी क्योंकि फ्रिक्शन के ज़रिए क्या होता है, एनर्जी लूज़ होती है। इसी तरह जब एनर्जी जो है वो कम लूज़ होगी और उसमें नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखते हैं जो पुरानी मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। नॉइज़ तब प्रोड्यूस होता है जब एनर्जी लूज़ होती है फ्रिक्शन के ज़रिए। फ्रिक्शन क्या है, रगड़ के ज़रिए क्या है, जो ही एनर्जी लूज़ होती है। और जैसे ही फ्रिक्शन के ज़रिए एनर्जी लूज़ होगी तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जो एनर्जी लूज़ है वो ड्यू टू फ्रिक्शन है। नेक्स्ट इज एन न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल 6.5। Example 6.5. A cyclist does 12 joules of useful work while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes. Write its efficiency। कि एक साइकिलेट क्या करता है, 12 जूल का काम करता है अपनी साइकिल को पैडलिंग के ज़रिए। हमें इसकी फूड एनर्जी जो है वो 100 जूल लेता है। हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, वर्क डन 12 joules, energy used 100 joules, and efficiency then 12 over 100 is equal to 0.12। एफिशिएंसी उसकी क्या है, 0.12।
ये है उसकी एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100, 12%. The percentage efficiency of cyclist इज़ 12% है कि वो 12% जो है उसकी वो क्या है, परसेंटेज एफिशिएंसी. ये था आपका टॉपिक अबाउट एफिशिएंसी कि आप किसी भी मशीन की जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पावर. Power, according to definition, power is defined as rate of doing work. कि पावर क्या है, किसी भी काम के करने को हम क्या कहते हैं कि उस जितनी स्पीड में उसने वो काम किया है, जिस रेट पे उसने वो काम किया है, वो उसकी पावर है. जैसे हम किसी भी मशीन की कहते हैं इसकी पावर ये है, तो उसकी पावर से हम क्या मुराद लेते हैं कि इतनी स्पीड में ये काम कर सकती है. 2 persons हैव डन इक्वल वर्क, one took 1 hour to complete, other took 5 hours. कि 2 बंदे एक ही काम करते हैं, एक ने घंटा लिया उस काम के करने को और एक ने 5 घंटे लिए हैं, लेकिन काम क्या है, दोनों की रेट जो है, वर्क जो है, अमाउंट है वो बराबर है, लेकिन रेट डिफरेंट है. एक ने काम स्पीड से किया है और एक ने काम स्लोली किया है. तो फिर इससे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, फिर उस बंदे की पावर है. मैथमेटिकली पावर P is equal to work done over time taken, then P is equal to W over T. कि क्या है, P किसके बराबर है, W over T के, क्योंकि जितना वर्क डन होगा उतने ही टाइम में होगा. SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट. कि SI यूनिट क्या है पावर की, वो वाट है. देन द पावर ऑफ अ बॉडी is 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second. कि पावर क्या है, वाट क्या है, द पावर ऑफ ए बॉडी टू डू 1 watt वर्क एट रेट ऑफ 1 joule per second. कि 1 वाट पावर कब होगी, जब 1 वाट का काम वो 1 joule पर सेकंड में करेगा, और जो ही वो 1 जूल पर सेकंड में वो वर्क परफॉर्म करेगा तो वो क्या होगी, उसकी पावर. और पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट. ये था हमारा टॉपिक अबाउट पावर, और ये थे हमारे लेक्चर्स अबाउट पावर, एफिशिएंसी. आज का लेक्चर फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. ये था आपका लेक्चर नंबर 3 ऑन एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी. अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.